फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बातें की थी और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग के लिए मैंने आपको बोला था कि आप स्प्रिंग बैलेंस की जगह एक रस्सी एज्यूम कर लें और उस रस्सी में टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और वही टेंशन की जो वैल्यू है वो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होता है न्यूटन में। और अगर उसमें हम जी का डिवाइड लगा दें तो वही स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होता है केजी में। ठीक, तो मैं उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसे एक आसान क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ ये हुक है और ये यहाँ से मास लटका हुआ दैट इज 20 kg और आपको ये बताना है कि इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या आएगा इन kg। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन kg। अब आप सॉल्व करें। तो देखो, तो मैंने आपको कल जब सॉल्व करने के लिए प्रोसेस बताया था तो मैंने आपको बोला था कि आप स्प्रिंग बैलेंस की जगह एक रस्सी मान लीजिए और उस रस्सी में टेंशन की वैल्यू लिख लीजिए। तो अगर यहाँ पे एक रस्सी बनाएंगे तो इस पे ब्लॉक पे आप टी लगता हुआ ऊपर दिखाएंगे तो इस ब्लॉक पे ऊपर लगेगा यहाँ से टी और नीचे लगेगा mg जो 200 के बराबर होगा और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इस पे जो नेट फोर्स लिखेंगे वो आएगा 200 माइनस टी दैट इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4। तो टी का जो वैल्यू आया वो आया कितना बेटा 120। तो टी का वैल्यू अगर 120 आया तो अगर रीडिंग न्यूटन में पूछा होता तो 120 न्यूटन आंसर हो जाता, लेकिन रीडिंग केजी में पूछा है तो हम टी में किसका डिवाइड लगेंगे जी का और आंसर आया कितना 12 kg। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग देती है वो हमेशा एग्जैक्ट मास का रीडिंग दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए मास 20 kg का है लेकिन जो रीडिंग आ रही है वो 12 kg आ रही है। तो अगर ये सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा या डी एक्सेलरेटेड होगा तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो एग्जैक्ट मास के बराबर नहीं आएगी। इसीलिए आपको याद है जब वो स्प्रिंग बैलेंस से जब वो रीडिंग लेता है तो वो रीडिंग हमें तब देखनी होती है जब वो मास ऊपर नीचे ऑसिलेट करना बंद कर देता है। ठीक है, सुनिए और देखिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पे ऐसे ये हुक है, इस जिस हुक से एक मास लटकाया जाता है तो ऐसे रस्सी है और ये पुली है और यहाँ ये इस तरह से 5 kg का एक ब्लॉक है और इसी तरह से यहाँ ये रस्सी है और ये इस तरह से एक पुली है और ये भी इधर 5 kg का ब्लॉक है। ये दो 5 kg के ब्लॉक हैं और ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और हमें ये बताना है कि इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा वो लिखें। और ये कोई फिक्स सरफेस है, ये कोई ब्लॉक नहीं है जो मूव करेगा, दिस इज फिक्स सरफेस। सॉल्व करिए आप लोग। तो देखो बेटा मैं बताता हूँ, मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्प्रिंग बैलेंस की आपको रीडिंग कभी भी निकालना पड़े आप स्प्रिंग बैलेंस की जगह क्या मान लीजिए, रस्सी मान लीजिए। अब आप सोचो अगर मैंने यहाँ पे एक रस्सी माना तो मैं जानता हूँ ये भी 5 kg है, ये भी 5 kg है, ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये सिस्टम इसी तरह से हमेशा स्टेशनरी नॉट मूविंग कंडीशन में रहेगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो देखिए एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। एक्सेलरेशन अगर 0 रहेगा तो जो रस्सी में टेंशन है ये वाला टी, जो ये यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी बनेगी टी, उस टी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, उस टी का वैल्यू आएगा 50 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग अगर न्यूटन में पूछा जाएगा तो आंसर होगा 50 न्यूटन और अगर केजी में पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा 5 kg। जनरली जब इसको क्लास में हम पूछते हैं तो कई बार बच्चा इसका आंसर 10 kg बता देता है, तो वो एक गलत आंसर होता है। क्यों गलत आंसर है, क्योंकि अब देखिए 10 kg तो गलत है। क्यों गलत, तो आप अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक प्रोसेस अगर जाएंगे तो सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है कि एक रस्सी मानना है और रस्सी में टेंशन निकालना है। टेंशन है आपको 50 न्यूटन। एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और वो भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और हमसे ये पूछा जाता है कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या आएगा। लेट्स से दिस मास इज 6 kg and let's say this mass is 3 kg और क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द
रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका रीडिंग बताना है। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या आएगा, तो कुल मिला के आपको स्प्रिंग बैलेंस की जगह रस्सी मानना है और उस रस्सी में टेंशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम रस्सी मानेंगे और रस्सी में जो टेंशन आएगा, तो आपको याद है ये एटवुड मशीन वाला कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अगर आपको मान लीजिए एटवुड मशीन वाला कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं बनता है, तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ क्या मानना है बच्चों, रस्सी मानना है। यहाँ पे रस्सी मान लिए। अब इस रस्सी में लिखना है टेंशन, तो ये 6 किलो ये नीचे जाएगा, तो इसमें नीचे कौन लग रहा है बेटा, 6G। ऊपर कौन लगेगा बच्चों, T। इसकी बात करें तो नीचे कौन लगेगा बच्चों, 3G। ऊपर कौन लगेगा बच्चों, T। और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि 6 kg हैवी है। तो इस पे जब नेट फोर्स लिखा जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 6G माइनस T दैट इक्वल टू 6 इंटू E। और उस पर जो नेट फोर्स लिखा जाएगा वो आएगा T माइनस 3G दैट इक्वल टू 3 इंटू E। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको बच्चे कैलकुलेट करना है T। तो ऐसा करते हैं, चलो पहले ए निकाल लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे, आएगा 6G माइनस 3G इक्वल टू 9A। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा G/3। ठीक, ए का वैल्यू G/3 आएगा। ए की वैल्यू को G/3 आप यहाँ पे पुट कर दें या यहाँ पुट कर दें, जो आपका मन करे। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, 3 से 3 कट जाएगा। तो टी आएगा आपका बेटा 3G प्लस ए को G/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा 1G। तो ये आया बच्चों आपका कितना, 4G। और T/G जो kg में इसका रीडिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 4 kg। तो इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग ना तो 3 kg होगा और ना ही 6 kg होगा। क्या आंसर आएगा, दैट इज 4 kg। आंसर कैसे आया, वही सेम प्रोसेस कि आप रस्सी माने, टेंशन निकालें, एंड T/G इज द आंसर इन kg। लिख लें आप इसको। एक दो क्वेश्चन आपको और बताते हैं। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया। चलिए इसको लिख लो एक बार आप लोग। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है। जो एक क्वेश्चन और है वो इस तरह से है कि एक हमारी लिफ्ट है, एक हमारी लिफ्ट है, और जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। और ये हमारी एक स्प्रिंग बैलेंस है SV1। ये स्प्रिंग बैलेंस है SV1, और ये रस्सी है और ये ब्लॉक है। और ये मेरा दूसरा एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस SB2। इस तरह से तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका ये वो हैंगिंग वाला स्विच सपोर्ट, ये हैंगिंग वाला पार्ट है। ठीक, और यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि ये हुक था, इस हुक से ब्लॉक लगा के रखा है, और यहाँ ये हुक है, इस हुक से ऐसे ब्लॉक लगा के रखा है। और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब आंसर ये है कि स्प्रिंग बैलेंस 1 का जो रीडिंग है वो है 90 kg, और स्प्रिंग बैलेंस 2 का जो रीडिंग है वो है 30 kg। तो स्प्रिंग बैलेंस 1 का जो रीडिंग है वो है 90 kg, और स्प्रिंग बैलेंस 2 का जो रीडिंग है वो है 30 kg। और हमसे पूछा गया है कि बताइए इस ब्लॉक का मास क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब आप जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस जो मेजर करता है उसकी जगह हम रस्सी मानते हैं, रस्सी ही मानते हैं हमेशा, रस्सी। और वो क्या मेजर करता है, टेंशन। इसका मतलब इस वाली यहाँ पे जो रस्सी मानी जाएगी उसमें जो टेंशन होगा वो 900 न्यूटन होगा, और ये वाली जो रस्सी होगी उसमें जो टेंशन होगा वो 300 न्यूटन होगा। तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर लगेगा 900 और नीचे लगेगा बच्चों कितना, 300, और इसका एक्सेलरेशन ए है ऊपर जो कितना है 10। तो न्यूटन्स लॉ लिखा जाएगा तो वो आएगा, और नीचे इसका mg भी लगेगा। तो 900 माइनस 300 माइनस mg दैट इक्वल टू m इंटू 10। जी की वैल्यू भी 10 पुट करेंगे तो ये आया 600 दैट इक्वल टू 20 m। 20 से 600 को काट दीजिए, कितने टाइम जाएगा ये m का। तो m का वैल्यू कितना आया बच्चों, 330 kg। तो यहाँ पे m की जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आ गई आपकी, 30 kg। ठीक, और भी देखिए स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम आपको एक चीज़ पढ़ाते हैं, और वो है हमारा वेइंग मशीन। ठीक, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करती है तो आपको बताते हैं। ये वही वेइंग मशीन की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस पर खड़ा करके आपका वजन देखता है कि आप कितने किलो के हैं।
ठीक है ना। और वेइंग मशीन जनरली जब हम किराने की दुकान पे जाते हैं तो आजकल जो डिजिटल मशीन है जिनसे वो मेजर करते हैं, वो तराजू वाला टाइम अब नहीं रहा, तो वो जो डिजिटल मशीन है उसी को बोलते हैं बच्चों वेइंग मशीन। ठीक है, तो हम देखते हैं वेइंग मशीन। ठीक है बच्चों, तो देखना ध्यान से। वेइंग मशीन, ठीक। तो वेइंग मशीन में क्या होता है, हमको नॉर्मल रिएक्शन मेजर करना होता है। तो यहाँ पे अच्छा वेइंग मशीन क्या करती है, सॉरी हम तो मास मेजर करना चाहते हैं, लेकिन वेइंग मशीन क्या करती है वो आप सुन लें। तो वेइंग मशीन का एक सिमेट्रिक डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है, ये जो वही वाला तराजू, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू ऐसे। ये हमारा कौन हुआ, वेइंग मशीन। और इसके लिए सिंपली हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं WM। तो वेइंग मशीन का ये सरफेस है, ठीक। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये वेइंग मशीन मेजर क्या करती है। तो वेइंग मशीन मेजर नॉर्मल फोर्स ऑन इट्स सरफेस। वेइंग मशीन मेजर नॉर्मल फोर्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब जो ये इसका सरफेस है, इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ये वेइंग मशीन इस नॉर्मल को मेजर करती है। अगर ये नॉर्मल आपके mg के बराबर है तो आपको एग्जैक्ट मास की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर ये नॉर्मल एग्जैक्ट mg के बराबर नहीं है तो आपको मास की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे हमने पिछले वाले सवालों में भी देखा था। स्प्रिंग बैलेंस जो मेजर करता है वो स्प्रिंग का टेंशन मेजर करता है, और अगर टेंशन हमारा mg के बराबर है तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा, और अगर टेंशन हमारा mg के बराबर नहीं है तो हमें वो एग्जैक्ट m नहीं मिल पाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, वो मेजर करता था टेंशन इन द स्प्रिंग, और ये क्या मेजर करती है, नॉर्मल ऑन इट्स सरफेस। तो वेइंग मशीन मेजर नॉर्मल फोर्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इसके प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, हम वेइंग मशीन को रिमूव करके उसकी जगह एक फ्लैट सरफेस कंसीडर करेंगे, और उस फ्लैट सरफेस पर नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे जैसे हम आज तक किया करते थे। इसका मतलब वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस आने से हमारे एटलीस्ट कैलकुलेशन पार्ट में कोई चेंज नहीं आया है। हमें पहले वाले क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन करनी होती थी कि रस्सी में टेंशन बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो, वही काम हमें अभी भी करना पड़ रहा है। हाँ, फर्क बस इतना सा आया है कि सवाल ये पूछा जाता है कि वेइंग मशीन का रीडिंग बताइए, तो वही हमें नॉर्मल और वही हमें टेंशन कैलकुलेट करके उसी में जी का डिवाइड लगा के बता देना होता है केजी में। तो इसमें हमें क्या करना है, वेइंग मशीन को भूल के हमें एक सिर्फ फ्लैट सरफेस अज्यूम कर लेनी है, और उस सरफेस पे क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रिएक्शन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है बच्चों, देखना ध्यान से। तो इसको हटा देते हैं पहले। तो आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि वेइंग मशीन जो होती है वो नॉर्मल मेजर करती है, और नॉर्मल हमेशा पुश करता है, नॉर्मल कभी पुल नहीं करता। नॉर्मल हमेशा पुश करता है, नॉर्मल कभी पुल नहीं करता। तो सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है, और इस मशीन पे एक आदमी खड़ा हुआ है, और जो आदमी है इसका मास है 40 kg, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका। क्या है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। तो देखिए, आपको मैंने बोला आप वेइंग मशीन को भूल जाइए, मतलब आप इस सवाल को इसी तरह का सवाल समझिए कि सिर्फ इस लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। लिफ्ट के अंदर क्या खड़ा है बच्चों, एक आदमी खड़ा है, और आपको ये कैलकुलेट करना है कि आदमी के पैर और लिफ्ट की सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है।
तो अगर लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आदमी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। और आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए बच्चों तो नीचे लगेगा mg और यहाँ से ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। मास कितना दिया है सवाल में 40 kg, तो नॉर्मल आया कितना 40g, और अगर हम n/g कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 40 kg। तो इसका जो रीडिंग आएगा बच्चों वो किसके बराबर आएगा, 40 kg के बराबर आएगा। इसे लिख लीजिए आप लोग। ठीक, अब आप सोचो कि अब ये लिफ्ट अगर एक्सेलरेटेड होती तो आपका ये नॉर्मल जो है वो 40 kg के बराबर, नॉर्मल बाई जी, इस वेइंग मशीन का रीडिंग 40 kg के बराबर नहीं आता। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले इसको हटा देते हैं, आप इसे लिख लें। ओके, देखो भाई, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि एक क्वेश्चन लेता हूं और ये वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से सुनना। ये लिफ्ट वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं अपवर्ड, और अंदर है बच्चों वेइंग मशीन, अंदर है हमारा वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन पे खड़ा है आदमी, और आदमी है 60 kg का, और आपको बताना है कि इस वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। ठीक, तो वेइंग मशीन की रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अगर आप इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल लगेगा ऊपर n और नीचे लगेगा mg जो 60g के बराबर लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर नेट फोर्स लिखा जाए तो वो आएगा n - 60g दैट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो n का जो वैल्यू आया वो यहाँ से आया 840, लेकिन हमें चाहिए n/g। तो n/g का जब मैं वैल्यू निकालूंगा बच्चों, g का वैल्यू हम 10 यूज करेंगे, तो आंसर आया 84 kg। तो वेइंग मशीन का जो रीडिंग आएगा बच्चों वो किसके बराबर आएगा, 84 kg। हाँ तो बच्चों देखो, तो जैसे कि इस वाले केस में हमारा मास तो आदमी है जो 60 किलो का है, लेकिन उसको लगेगा कि मैं 84 kg का हूँ और उसे जिम जाने की ज़रूरत फील होगी क्योंकि मास बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये बात ध्यान रखें कि वेइंग मशीन जो और स्प्रिंग बैलेंस जो होते हैं वो हमेशा ट्रू रीडिंग नहीं देते। अगर सिस्टम एक्सेलरेटेड है तो वो ट्रू रीडिंग नहीं देंगे। बहुत मतलब ट्रू रीडिंग आपकी कब आएगी, मतलब हमेशा ट्रू रीडिंग आए ये जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे दो तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, ट्रू रीडिंग, फॉल्स रीडिंग। फॉल्स रीडिंग जो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, जो उसका एग्जैक्ट मास को शो नहीं कर रही, जैसे इस रीडिंग को फॉल्स रीडिंग बोला जाएगा क्योंकि ये रीडिंग उस आदमी के मास को रिप्रेजेंट नहीं करती, या फिर उसके मास को रिप्रेजेंट करती है तो गलत रिप्रेजेंट कर रही है। उसका मास है 60 kg लेकिन बता रही है रीडिंग कितना, 84 kg। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस जो होता है वो ये होता है कि हम एक फ्री फॉल की बात करते हैं। तो पहले आपको ये क्लियर समझ आना चाहिए कि जो ये फ्री फॉल शब्द है, फ्री फॉल जो इस शब्द है, इस शब्द का क्या मतलब है। इसका शब्द का मतलब है कि ओनली अर्थ इज अप्लाइंग फोर्स, ओनली अर्थ इज अप्लाइंग फोर्स। तो अर्थ की सरफेस पे जब हम फ्री फॉल शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने जनरली अभी तक अर्थ की सरफेस वाले ही एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो ये याद रखिएगा कि अर्थ की सरफेस पे ये बात हो रही है कि ये पार्टिकल फ्री फॉल मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज mg। अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चा कि फ्री फॉल में सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो भी किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो देखिए, तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल g, बिकॉज mg इज द ओनली फोर्स। अगर मास का डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो mg अपॉन m कितना आया बच्चों, g। तो कहानी ये है कि ये एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन पर एक आदमी है। आदमी है मान लो 30 kg का, बहुत पतला है, खाता पीता नहीं है, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g। कई बार वो एक्सेलरेशन लिख देगा और कई बार ऐसे बोलेगा कि लिफ्ट का केबल कट गया। तो जब हमको सवाल में बोला जाता है ना कि लिफ्ट की केबल कट गई या लिफ्ट की केबल टूट गई, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि mg इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दैट लिफ्ट। तो उस लिफ्ट को क्या बोलेंगे हम, फ्री फॉल। और फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है, और हमसे पूछ लिया रीडिंग क्या होगी।
तो इसका आंसर होता है कि रीडिंग आएगी 0। कैसे? तो देखिए, हम तो नहीं जानते कि रीडिंग क्या आएगी, हमें थोड़ी सपना आ रहा है कि रीडिंग क्या आएगी। हम तो कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर मानेंगे n और नीचे मानेंगे mg। अब हम इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा mg माइनस n, और ये बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो n का जो वैल्यू आएगा बच्चों कितना आएगा? 0। n की वैल्यू 0 आई, मतलब जो रीडिंग है वेइंग मशीन का वो कितना आएगा? 0। तो आदमी को लगेगा मेरा तो वजन ही नहीं है, लेकिन आदमी कितने मास का है? 30 kg का। ठीक है, अब आपको देखिए एक क्वेश्चन कराता हूँ। उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, वेइंग मशीन को और स्प्रिंग बैलेंस का दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक, तो मिक्स क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको हटा देते हैं। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और नॉर्मल कैसा फोर्स होता है? पुशिंग। तो ध्यान रहे, वेइंग मशीन नॉर्मल पुशिंग, ये बात ध्यान रहे वेइंग मशीन के बारे में। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए लिफ्ट, क्वेश्चन ये है कि एक लिफ्ट है लेकिन वो स्टेशनरी है, मतलब लिफ्ट एट रेस्ट, और इसके अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, और ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। तो वेइंग मशीन रीडिंग बताइए, लिफ्ट एट रेस्ट चल ही नहीं रही, एक्सेलरेशन 0, लिफ्ट एट रेस्ट मतलब मोशनलेस, और एक्सेलरेशन भी उसका 0 है, तो नॉर्मल बराबर होगा mg के, और नॉर्मल बाई g करेंगे तो वो एग्जैक्ट m आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस लिफ्ट को हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, और ये है स्प्रिंग बैलेंस का हुक, और ये है रस्सी। और अब क्या हो रखा है कि स्प्रिंग बैलेंस का भी कुछ रीडिंग है। तो सवाल में दिया है कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज 15 kg एंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 45 kg। तो आपको ये बताना है कि जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कितना होगा। तो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। तो देखिएगा, तो मास ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, तो आप क्या करिए, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो ब्लॉक पे ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स दैट इज 450 न्यूटन, यहाँ लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन, वेइंग मशीन पर नॉर्मल नीचे लगेगा, ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, और ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगेगा एन, उसका वैल्यू 150, क्योंकि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल। और इसमें mg लग रहा होगा नीचे। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में तो mg किसके बराबर आएगा बच्चों, 600। तो m किसके बराबर आएगा बच्चों, 60 kg। मतलब इसका जो मास है ब्लॉक का वो कितना है, 60 kg। लेकिन ना तो स्प्रिंग बैलेंस 60 kg बता रहा है, और ना ही वेइंग मशीन आपका 60 kg बता रहा है। अब यहाँ पे मैं एक आपसे एड ऑन क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर मैं ऊपर की तरफ करूं, मतलब अभी इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन मान लो लिफ्ट को हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें। कोई बोलेगा कैसे करोगे, तो आप सोचो इस लिफ्ट को ऐसे शक्तिमान ने पकड़ के ऊपर खींचा, तो शक्तिमान इस पर फोर्स लगाने लग गया, तो इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन आ जाएगा वर्टिकल। तो मुझे बताइए किसका रीडिंग इंक्रीज होगा, क्या स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग इंक्रीज होगा, क्या वेइंग मशीन का रीडिंग इंक्रीज होगा, क्या दोनों का रीडिंग इंक्रीज होगा। तो आंसर है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग तो इंक्रीज हो नहीं सकता, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होता है वो स्प्रिंग के एलोंगेशन पर डिपेंड करता है। अगर एलोंगेशन बढ़ सकता है तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग भी चेंज हो सकता है। मेरा ब्लॉक और नीचे नहीं जा सकता, और नीचे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा स्प्रिंग बैलेंस मजबूत है, ये टूटेगा नहीं। तो ब्लॉक और नीचे नहीं जा सकता, स्प्रिंग में फर्दर एलोंगेशन नहीं आ सकता, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग तो 45 kg ही रहेगा। लेकिन अगर आपका लिफ्ट एक्सेलरेटेड होगा तो वेइंग मशीन का रीडिंग इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल इंक्रीज। लिख लो बच्चों, ठीक, इसको हटा दें। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग एक नए सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, और उस नए सेक्शन में हम देखेंगे कि जैसे हमसे कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर रस्सी को काट दिया जाए तो ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे, स्प्रिंग्स को काट दिया जाए तो ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे। ठीक है, तो हम कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, रोप या स्ट्रिंग जो भी लिखें, तो कटिंग ऑफ
स्प्रिंग और स्प्रिंग्स जो भी आप लिखें, एंड रोप। यहां पे ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं ये। तो यहां पे आप देखिए एक बात समझिए कि रस्सी का नहीं, स्प्रिंग का जो टेंशन फोर्स है वो स्प्रिंग के एलोंगेशन या फिर स्प्रिंग के कंप्रेशन के कारण है। और किसी भी रस्सी का एलोंगेशन इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, एलोंगेशन ऑफ ए स्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ एक स्प्रिंग का elongation of a spring can't change instantly। मतलब एक स्प्रिंग का एलोंगेशन और कंप्रेशन के लिए भी सेम ट्रू है। तो आप यहाँ पे एलोंगेशन और ब्रैकेट में और सब कंप्रेशन भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट बनाइएगा और कंप्रेशन। स्प्रिंग का तुरंत चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब इट मीन्स टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग कांट चेंज, स्ट्रिंग नहीं बच्चों, स्प्रिंग कांट चेंज इंस्टेंटली। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा हमारा वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, टेंशन फोर्स इन रोप, मतलब रस्सी के अंदर जो टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स इन रोप कैन चेंज इंस्टेंटली, कैन चेंज इंस्टेंटली। तो रस्सी के अंदर का जो टेंशन फोर्स है, कैन लिखा है मैंने, ऑलवेज नहीं लिखा है, दैट कैन चेंज इंस्टेंटली। मतलब अगर सिचुएशन इस तरह की बन जाती है तो वो चेंज हो सकता है। ये बातें हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा सर क्या लिखते जा रहे हो, तो एक बार इनको लिख लो, फिर जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इन्हीं बातों का मैं बार बार यूज करूंगा, तब आपको समझेगा कि ये मैंने क्या बोला और क्यों बोला। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, इसको आपको याद रखना है, जिसको भी काटा जाएगा उसका टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा। तो टेंशन इंस्टेंटली बिकम जीरो इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। ठीक, कौन सा स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग? जिसको काट दिया गया। तो जिसको काट दिया गया, तो मैं यहाँ पे कैंची बना देता हूं, आपको कैंची से याद रहेगा, हमेशा सवालों में ऐसे दिखाया जाएगा कैंची। तो वो वाली रस्सी या वो वाली स्प्रिंग जिसको काट दिया जाएगा, तो ये कैंची याद रखिएगा, जिसको काट दिया गया उसका टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा, चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे स्ट्रिंग हो। वहां पे ये दोनों लॉजिक आपको नहीं लगाना है, ये लॉजिक उनमें लगाना है जिनको काटा नहीं गया। ये लॉजिक आपको किस में लगाने हैं? दोनों पॉइंट्स जो जिनको काटा नहीं गया, लेकिन जिसको काट दिया गया उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? तुरंत जीरो। ठीक है, अब ये लिख लीजिए आप लोग। अब मैं आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ, ये एक रस्सी है, ये एक ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है। इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं आपसे पूछूं कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये कौन बात होगी, तो इतना हल्का सा सवाल, 2 mg, वेरी गुड। और स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा? वो होगा mg। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, एक बार मैं रस्सी को काटूंगा और एक बार मैं स्प्रिंग को काटूंगा। तो पहला मैं केस लेता हूं जिसमें स्प्रिंग को मैंने काट दिया, तो केस नंबर 1 ले रहे हैं हम जिसमें स्प्रिंग को काट दिया।
और क्वेश्चन ये है कि स्प्रिंग को काटने के तुरंत बाद इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट आफ्टर कट। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जस्ट आफ्टर कट। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है आपका? जस्ट आफ्टर कट। उसका स्प्रिंग जस्ट आफ्टर कट, इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे दोनों ब्लॉक के? जस्ट आफ्टर, ये नहीं कटने के लंबे समय बाद पूछे ना, तुरंत बाद। ठीक, तो जस्ट आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जस्ट आफ्टर कट। तो जस्ट आफ्टर कट, अगर मैं इस वाले स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो नीचे लगेगा mg और ऊपर वाला जो फोर्स है वो 0 हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ जाएगा g mg अपॉन mg। लेकिन अगर इस ऊपर वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें, ऊपर वाले ब्लॉक पे नीचे कौन लग रहा है? mg, और यहां से टेंशन फोर्स लग रहा होगा T। अब ये टेंशन फोर्स इस ब्लॉक को ऊपर नहीं उठा सकता। क्या ये टेंशन फोर्स इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर लेके जा सकता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा रस्सी स्लैक हो जाएगी, और रस्सी जब स्लैक हो गई तो टेंशन फोर्स क्या हो गया बच्चों? 0। मतलब आपको ये याद रखना है कि टेंशन फोर्स से खुद से ऊपर नहीं उठा सकता। ठीक है, इसका मतलब ये टेंशन जो पहले 2 mg था वो सडनली चेंज हो जाएगा, और वो सडनली चेंज होकर टेंशन कितना हो जाएगा? mg के बराबर। तो ये t कितना हो गया? mg, और इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों? 0। दूसरा केस लेते हैं हम इसी में। जो हमारा दूसरा केस है उसमें हम बात करेंगे कि हमने हमारी जो रस्सी है उस रस्सी को काट दिया। तो अगर दूसरे केस में हमने रस्सी को काट दिया तो कैसे डायग्राम बनेगा? मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। दिस इज m एंड दिस इज ऑल्सो m। इसको हमने काट दिया, तो जिसको काटा जाएगा उसका तुरंत टेंशन 0 हो जाएगा। और ये मेरी स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एलोंगेशन इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता, इसलिए स्प्रिंग का फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये धरती का तो mg है ही। ये स्प्रिंग का फोर्स जो पहले mg के बराबर था ये अभी भी mg के बराबर है, क्योंकि ये इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूं तो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगा mg और एक लगेगा स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग है जिसको मैंने रस्सी की तरह बना दिया फॉर द सिंप्लिसिटी, बट दिस इज कौन है? दिस इज ए स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? mg के बराबर। स्प्रिंग का फोर्स किसके बराबर है? mg के बराबर। क्यों? क्योंकि जस्ट आफ्टर mg के बराबर है। अब क्या होगा? जब ये ब्लॉक नीचे आएगा कुछ समय लेने के बाद या कुछ समय बीत जाने के बाद, थोड़े टाइम बाद, ये जब ब्लॉक नीचे आ जाएगा स्प्रिंग का एलोंगेशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस फोर्स की वैल्यू भी थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जस्ट आफ्टर कट इस स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा? mg, क्योंकि इस ब्लॉक को नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस पर ये भी mg, ये भी mg। तो इसके अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो कितना आएगा? दिस इज द नेट फोर्स बच्चों, एंड दिस इज m, दिस इज 2g एंड दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिख लो इसको। ठीक है, अब देखिए और देखिए, तो इस तरह से हमको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूं, सुन लीजिए। ये ब्लॉक है, ये रस्सी है, ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। m m m m तीनों मास है। और क्वेश्चन ये है कि रस्सी को काटने के तुरंत बाद तीनों ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? एंड इनिशियली द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इनिशियली ये सिस्टम किस में था? इक्विलिब्रियम में था। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। रस्सी काट दी गई तो रस्सी का टेंशन हो गया 0, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इसमें पहले टेंशन किसके बराबर था? mg, और इसमें टेंशन पहले किसके बराबर था? तीनों इक्विलिब्रियम में थे, तीनों का mg इसे स्प्रिंग इम्बैलेंस कर रखा था। मैं सिस्टम में बोल रहा हूं ये बात, इसको मैं अगर सिस्टम मानूं तो तीनों पे अपना अपना mg लग रहा है, तो पूरे सिस्टम पे नीचे कौन लग रहा है? 3mg, और यहां से लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर था? 3mg के बराबर था। लेकिन अब क्या हुआ? इसका एफडी बनाते हैं। तो ये ब्लॉक बोलेगा कि भाई देखो मेरे पे नीचे mg धरती पहले लगा रही थी और स्प्रिंग का फोर्स तुरंत चेंज होना नहीं है, तो ये पहले भी mg था, ये अभी भी mg है। तो बोले भाई अपने पे कोई भी फोर्स नहीं बदला, ना तो स्प्रिंग वाला फोर्स बदला ना धरती वाला बदला। जो अपने पे नेट, अपने पे लगने वाला कोई भी फोर्स बदला ही नहीं, कोई भी नहीं बदला, तो उनका टोटल कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। और वो टोटल पहले 0 था तो वो टोटल अभी भी 0 रहेगा, क्योंकि कोई बदला ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन 0। लेकिन इसकी बात करें, ये ब्लॉक बोलेगा नहीं भाई हमारे गांव में चेंज आया। बोले देखो स्प्रिंग का mg, हमारा mg, और बोले ऊपर वाली टेंशन अब 0 हो गई, पहले थी नेता बन रही थी पहले कितनी 2mg, अब क्या हो गई? 0। तो बोले हाँ हमारे पे नेट फोर्स में चेंज आया।
तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा बच्चों वो कितना आएगा, डाउनवर्ड कितना आएगा 2mg, और उसमें इसके मास का डिवाइड लगा दें तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2g, दैट इज डाउनवर्ड। अपर वाले ब्लॉक की बात करें, इसमें नीचे धरती का mg, ऊपर स्प्रिंग जितना पहले लगा रही थी उतना ही अब लगाएगी क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स तुरंत चेंज नहीं होता। तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा ऊपर की तरफ वो आ जाएगा 2mg, और उसमें मास का डिवाइड लगा दें तो उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड आ जाएगा कितना बच्चों 2g। हाँ तो देखो बच्चों, तो ये जितने भी स्प्रिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन हैं इस तरह से आप इनको डील कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नई चीज की तरफ, और उस नई चीज का नाम है सूडो फोर्स। तो पहले हम सूडो फोर्स सीख लेते हैं और उसके बाद में आपको कंस्ट्रेंट मोशन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमको सीखना है सूडो फोर्स। बहुत ध्यान से सीखना बेटा इस चीज को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सूडो फोर्स। तो देखिए सूडो फोर्स के बारे में पहली बात तो सूडो जो शब्द होता है उसका मतलब उसका हिंदी होता है छदम, मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी। ऐसा कुछ है नहीं लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम मान के पढ़ा रहे हैं, आप है नहीं सामने, तो सूडो का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब वो है नहीं ऐसा कुछ लेकिन हम उसको इस तरह हम उसको मानेंगे, हम उसको कंसीडर करेंगे। तो पहली बात आती है सूडो फोर्स शब्द से हमारा काम क्यों पड़ा, मतलब कैसे पड़ा, क्या वो लॉजिकल आर्गुमेंट है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सूडो फोर्स जैसी चीज से हमारा काम पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों आपका काम सूडो फोर्स से पड़ेगा। तो आप ये बात समझिए कि मान लो एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट बहुत काम की होती है, और ये है 5 kg का ब्लॉक, और दो आदमी हैं, एक लिफ्ट के अंदर है, इसका नाम ए लिख देते हैं, और एक लिफ्ट के बाहर है धरती पे। इसका नाम लिख देते हैं बी, दे आर 2 पर्सन ए एंड बी। अब कहानी है कि लिफ्ट जो है ना वो एक्सेलरेटेड है और लिफ्ट ऊपर चल के जा रही है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ चल के जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं पर्सन ए से पूछूं कि बताइए ब्लॉक मोशन में है या नहीं, तो पर्सन ए बोलेगा देखो भाई ब्लॉक मोशन में नहीं है। और अगर मैं पर्सन बी से पूछूं कि बताइए ये ब्लॉक मोशन में है या नहीं, तो पर्सन बी बोलेगा कि भाई नहीं ब्लॉक तो मोशन में है। तो बी बोलेगा ब्लॉक मोशन में है, और ए वाला बोलेगा ब्लॉक मोशन में नहीं है। तो बी बोलेगा मोशन में है, ए बोलेगा मोशन में नहीं है। तो हम ए से बोलें कि वेलोसिटी क्या है, बोले 0। जैसे हम आपसे पूछें, आप अपने घर में जहां भी बैठे हैं, आपके घर पे जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि फैन बंद है, स्विच ऑफ है, मान लो लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर भी नहीं है, जनरेटर भी नहीं है, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ फैन की वेलोसिटी बताओ, तो आप बोलेंगे सर फैन तो ये था छत पे, ये ऊपर गया ही नहीं कभी। तो ना वो फैन कभी छत को छोड़ के ऊपर गया और ना वो फैन कभी छत को छोड़ के नीचे आया, मतलब वो टूट के गिरा भी नहीं। तो फैन जो है वो ना कभी ऊपर चल के गया ना कभी वो नीचे चल के आया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा फैन का वेलोसिटी बताइए, आप बोलेंगे सर 0। मैं आपसे बोलूं कितने देर से इसकी वेलोसिटी 0 है, आप बोलेंगे सर जब से पैदा हुए तब से फैन यहीं लगा है, ना तो ये ऊपर गया ना कभी नीचे आया। तो इस फैन का कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी उसकी क्या है 0। और अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के दौरान हमेशा 0 है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी कभी बदला ही नहीं, इसका मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। तो जो हमारा फैन जो है फैन का वेलोसिटी कितना है 0, और फॉर एवर फैन का वेलोसिटी 0, तो फैन का एक्सेलरेशन भी कितना है 0। घूमने वाला कंसीडर मत करिएगा, मान लो फैन खराब है, ठीक है ना, फैन खराब है, उस खराब फैन की बात चल रही है, तो फैन का वेलोसिटी कितना 0। तो
अगर मैं आदमी ए से पूछूं कि आदमी ए से मैं पूछूं कि बता इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, तो जो आपने बोला फैन के लिए, आपने फैन के लिए क्यों बोला? क्योंकि रुका हुआ है। क्योंकि आपकी छत से अगर वो मान लीजिए 8 फीट ऊपर था, आपके सर से अगर वो 8 फीट ऊपर था, तो फैन हमेशा ही आपके सर से 8 फीट ऊपर की हाइट पर है, ना वो कभी हाइट बढ़ी और ना वो कभी हाइट घटी। इसलिए आपने बोला कि वो फैन वर्टिकल में मोशन करके नहीं जा रहा, इसलिए उस फैन का वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा 0 है, इसलिए उस फैन का वर्टिकल एक्सेलरेशन हमेशा 0 है। वही बात ये आदमी बोलेगा कि 5 किलो का ब्लॉक मेरे सर से इतने हाइट पर है और ये हाइट कभी बदला ही नहीं। जैसा आपने बोला फैन के लिए, वैसा आदमी ए बोलेगा उस ब्लॉक के लिए। आपने बोला फैन की वेलोसिटी 0, आपने बोला उसकी वेलोसिटी हमेशा ही 0, कभी बदली ही नहीं। वो भी यही बोलेगा, बोले मेरे खोपड़ी से हमेशा ये 5 मीटर ऊपर था, ना कभी ये और ऊपर गया ना कभी ये और नीचे आया। वो अपने सर से मेजर कर रहा है ये आदमी। तो ये बोलेगा कि भाई देखो ये चल के नहीं जा रहा, वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0। ठीक। ए बी वाले से पूछे, बोले चल के तो जा रहा है, बोले मेरे सर से पहले लिफ्ट इतना ऊपर थी तो वो इतना ऊपर था, लिफ्ट भी गई और बोले वो भी गया। तो ये बोलेगा मेरे सर से तो उसकी हाइट बदल रही है। तो ये तो बोलेगा भाई चल रहा है, लेकिन वो बोलेगा नहीं चल रहा है। वो बोलेगा एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन ये बोलेगा एक्सेलरेशन नॉन 0 है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन वाली टर्म है, इस एक्सेलरेशन वाली टर्म का एब्सोल्यूट कोई मीनिंग नहीं है। ये एक्सेलरेशन वाली टर्म किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। ठीक। एक्सेलरेशन वाली टर्म किस पे डिपेंड करती है बच्चों? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। जैसे कि उसने बोला 0, उसने क्या बोला? नॉन 0। लेकिन जो फोर्स होता है वो कभी ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप अपने सर को दीवार में मारेंगे तो आपके सर पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू सभी ऑब्जर्वर के लिए बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि फोर्स की वैल्यू कम है। जैसे बचपन में नहीं बोलते, अगर कोई बच्चा गिर जाए तो बोलता है अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चींटी मरी। वो कहने को चींटी मरी है, उसी को पता है कितना लगा है। तो वो बस कहने को है कि नहीं लगा, नहीं लगा, उसके लगा है। तो फोर्स की वैल्यू कभी ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती। सन और अर्थ न्यूटन से पहले भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते थे और वो आज भी फोर्स लगा रहे हैं। मतलब फोर्स को ऑब्जर्वर से कोई मतलब नहीं है। फोर्स दो ऑब्जेक्ट का, दो पार्टिकल का एक अपना म्यूचुअल फिनोमेना है, उसमें किसी थर्ड के होने की या ना होने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो वही मैं कह रहा हूं बेटा कि जो 5 kg का एक्सेलरेशन है वो दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन 5 kg पे जो लगने वाले फोर्सेज हैं वो दोनों के लिए आइडेंटिकल होंगे। तो पर्सन ए ने 5 kg का एफईडी बनाया, तो मैं यहां लिखता हूं फॉर ए। तो बोला भाई देखो ये 5 किलो है, बोले देखो धरती 50 लगाएगी। वो हमसे पूछ के तो लगाती नहीं, धरती हमेशा फोर्स लगाती है। हम जब थे तो भी धरती लगाती थी, हम नहीं है तो भी धरती लगाती रहेगी। किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर धरती कितना फोर्स लगाएगी, इसमें आपके होने ना होने का कोई रोल नहीं है। अगर आप हैं तो चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं होंगे तो धरती फोर्स तो तब भी लगाएगी। तब आप नहीं होंगे तो आप एनालाइज नहीं कर रहे होंगे बस। और टेंशन फोर्स रस्सी का टी लगेगा ऊपर। और ये पर्सन ए के लिए बात चली, ए बोला भाई एक्सेलरेशन 0 है, और बोलेगा न्यूटन लॉ हमने भी पढ़ा है, बोलेगा एफ नेट की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, मतलब टी माइनस 50 एम इंटू 0 आना चाहिए। ऐसा ये आदमी बोलेगा, ये बोलेगा टेंशन 50 है। अगर हम बात करें फॉर बी, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सूडो शब्द आएगा पिक्चर में क्यों। मैं सूडो का जन्म आपको समझा रहा हूं कैसे होगा। तो हम पर्सन बी के लिए अगर बात करें तो इसका जब हम एफवीडी बनाएंगे तो नीचे लगेगा एम जी जिसकी वैल्यू है 50 और ऊपर लगेगा टेंशन टी। बी वाला बोलेगा भाई टेंशन टी लग रहा है। बी वाले से पूछे ब्लॉक चल रहा है, कि बोलेगा हाँ चल रहा है। कितना एक्सेलरेशन है? वो लिफ्ट के साथ ज्यादा दिख नहीं रहा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ भाई दिख रहा है। तो बी बोलेगा कि बी से हम पूछेंगे भाई ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 हो गया, बोलेगा नहीं। क्यों? बोले एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स 0 कैसे हो जाएगा? न्यूटन ने कहा था एफ नेट की वैल्यू एम ए के बराबर होती है। जब ए 0 होता तो एफ नेट 0 होता, ए 0 है ही नहीं तो एफ नेट 0 होगा ही नहीं। तो बोले एफ नेट किधर होगा? बोले एफ नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है और एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो एफ नेट अपवर्ड कितना आएगा बच्चों? टी माइनस 50। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो टी का वैल्यू है 60 न्यूटन। अब यहां हो गया लफड़ा। ए बोलेगा
कि रस्सी के जो पार्ट है वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं 50 न्यूटन से, और वो भी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, रस्सी के पार्ट एक दूसरे को पुल कर तो रहे हैं लेकिन 50 न्यूटन से नहीं, 60 न्यूटन से। अब दोनों में से एक झूठा है या दोनों ही झूठा है, पर दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि रस्सी के जो पार्ट्स हैं, रस्सी के जो मॉलिक्यूल हैं, जब वो एक दूसरे को पुल करेंगे उस फोर्स का एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए फोर्स की वैल्यू कुछ और हो जाएगी और उसके लिए किसी फोर्स की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, क्योंकि फोर्स कभी भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, धरती सूरज पे पहले उतना ही फोर्स लगाती थी जितना अब लगाती है, मास और डिस्टेंसेस को अगर कांस्टेंट माना जाए तो। ठीक, तो ऐसा थोड़ी है कि आप पर ऑब्जर्वर बदलने से फोर्स बदल जाएगा। इसका मतलब आप अपने सर को दीवार में मारिए, हो सकता है किसी आदमी के हिसाब से फोर्स आप में लगा ही नहीं हो, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे कोई आदमी आपको बोले अरे नहीं लगी नहीं लगी, पकड़ के उसका सर मार दो दीवार में, फिर बोलो अरे नहीं लगी नहीं लगी, तो समझ आ जाएगा लगी कि नहीं लगी। तो फोर्स कभी ऑब्जर्वर के हिसाब से नहीं लगता। आपका सर दीवार से टकराएगा तो फोर्स आपके सर और दीवार के बीच का फिनोमेना है, उसमें किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस या इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, थर्ड पर्सन उस चीज को देख सकता है, उस चीज को ऑब्जर्व कर सकता है, उस चीज की रीडिंग ले सकता है, उन चीजों को एनालाइज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फोर्स नहीं लगेगा। तो अब लफड़ा आया कि भाई दोनों में से या तो दोनों गलत हो या एक सही है, दोनों सही तो हो नहीं सकते। बात सही है, दोनों सही नहीं हो सकते। तो समाधान क्या है, कैसे पता चलेगा? तो अब आप एक ऐसी मशीन लगा दीजिए जो इसमें टेंशन को मेजर करे। एक ऐसी मशीन लगाइए, मशीन इनके बीच में लगने वाले टेंशन फोर्स को मेजर करे। ये तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से, और हमें दो आंसर आ रहे हैं। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ मत लगाइए, एक मशीन लगा दीजिए। तो जब हमने एक मशीन लगाई और हमने जब उसको मेजर किया तो हमारा जो रीडिंग आया बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमारा रीडिंग आया वो आया 50 kg, नहीं आया, रीडिंग आया 60 kg। तो जब रीडिंग 60 न्यूटन, सॉरी 60 न्यूटन, नॉट 50 न्यूटन। अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि भाई जो हमारा अंदर वाला आदमी था जो 50 न्यूटन बोल रहा था वो तो झूठा निकल गया, तो बिल्कुल निकल गया, और बी ईमानदार है। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ अगर हम पर्सन ए के लिए लगाएंगे तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा, और न्यूटन्स लॉ अगर पर्सन बी के लिए लगाएंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। मतलब यहाँ पे अब दो तरह के आदमी हो गए, दो तरह के ऑब्जर्वर हो गए। मतलब जो फिनोमेना को एनालाइज करने वाले ऑब्जर्वर थे, जो उस इवेंट को बैठकर देखते थे, उस इवेंट की रीडिंग लेते थे, उस इवेंट की कैलकुलेशन करते थे, ऑब्जर्वर। फिजिक्स में ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ऑब्जर्वर आपको समझेगा, आप रिलेटिव मोशन वाला लेक्चर देखिएगा, तब आपको ऑब्जर्वर का एग्जैक्ट मीनिंग समझ आएगा कि ऑब्जर्वर का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक, तो अभी आप ऐसे समझें कि दो तरह के आदमी हो गए, एक ए और एक बी। इनमें से एक आदमी झूठा है और एक आदमी ईमानदार है। मतलब, और थोड़ा ऐसे बोलते हैं कि एक आदमी के लिए न्यूटन्स लॉज ने सही आंसर नहीं दिया और एक आदमी के लिए न्यूटन्स लॉज ने सही आंसर दिया। तो यहां पे जो ऑब्जर्वर होते हैं, इन ऑब्जर्वर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है इनर्शियल ऑब्जर्वर और एक होता है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो बात आती है कि फिर कौन है इनर्शियल ऑब्जर्वर और कौन है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो इनर्शियल ऑब्जर्वर कौन है वो आप सुन लें। पहले डेफिनेशन में इनर्शियल ऑब्जर्वर की बता रहा हूं आपको। इनर्शियल ऑब्जर्वर वो वाले ऑब्जर्वर्स हैं जिनके लिए न्यूटन सेकंड लॉ करेक्ट आंसर देगा। तो न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, न्यूटन्स लॉज करेक्ट आंसर देंगे। न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोलें कि न्यूटन्स लॉज जो हैं वो जिस ऑब्जर्वर के लिए करेक्ट आंसर देते हैं उस ऑब्जर्वर को बोला जाएगा इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो हमारा बी कौन है? इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्योंकि उसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या दिया? सही जवाब दिया। फिर नॉन इनर्शियल कौन है तो वो भी बताते हैं। तो देखिए, नॉन इनर्शियल पता करने के लिए पहले यह पता करना पड़ेगा कि इनर्शियल कौन है। नॉन इनर्शियल पता करने के लिए पहले यह पता करना पड़ेगा कि इनर्शियल कौन है। डायरेक्ट नॉन इनर्शियल पता नहीं किया जा सकता। नॉन इनर्शियल वो ऑब्जर्वर होते हैं जो इनर्शियल के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड होते हैं। नॉन इनर्शियल का कौन होते हैं? ऑब्जर्वर्स। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कौन होगा? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्या है डेफिनेशन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की? तो ऑब्जर्वर
who is accelerated with respect to inertial observer. वो ऑब्जर्वर जो इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, उस ऑब्जर्वर को क्या बोला जाएगा बच्चों? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक, तो जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा उसका पता कैसे चलेगा हमें? हाँ, मान लो कोई मशीन नहीं है हमारे पास मेजरमेंट के लिए, तो पहले हम इनर्शियल ढूंढेंगे और उसके रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेटेड हो जाएंगे वो सब कौन हो जाएंगे? नॉन इनर्शियल। अब जो हमारी अर्थ पे जितने भी ऑब्जर्वर खड़े होते हैं, अर्थ पे खड़े वाले ऑब्जर्वर, उन सभी ऑब्जर्वर को हम क्या मानते हैं बच्चों? इनर्शियल ऑब्जर्वर। जैसे मैं अभी धरती पे खड़ा हूं और मैं कोई भी रीडिंग लूंगा, मैं कोई भी मेजरमेंट करूंगा, मुझे क्या माना जाएगा? इनर्शियल ऑब्जर्वर। लेकिन मान लो एक बस चल के जा रही है, तो वो बस, मैं हूं इनर्शियल ऑब्जर्वर और वो बस एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेटेड अगर है। अगर एक बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल के जा रही है तो वो इनर्शियल ऑब्जर्वर ही होगी। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है, मेरा एक्सेलरेशन भी 0 है। तो अगर उसका एक्सेलरेशन मेरे रिस्पेक्ट में 0 है, तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल के जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन है 0, तो वो इनर्शियल ऑब्जर्वर ही कहलाएगी, नॉन इनर्शियल नहीं। लेकिन अगर वो बस एक्सेलरेटेड है, बस एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो अगर वो बस एक्सेलरेटेड है तो वो बस क्या कहलाएगी? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। मतलब उस बस में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब कैसे ऑब्जर्वर कहलाएंगे? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल आपको मालूम होना चाहिए। तो जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड होगा उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्योंकि अर्थ को हम क्या कंसीडर करेंगे? इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन अर्थ considered as inertial observer. और जो ऑब्जर्वर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो जाएगा वो ऑब्जर्वर कौन हो जाएगा बच्चा? हमारा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। जैसे मैं अर्थ पे अभी स्टेशनरी हूं तो मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं और मेरे रिस्पेक्ट में मान लो एक घोड़ा दौड़ के जा रहा है, घोड़ा एक्सेलरेटेड है, तो घोड़ा जो ऑब्जर्वर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक, ठीक है बच्चों, तो आपको अभी ये क्लियर हुआ कि कौन आपका इनर्शियल ऑब्जर्वर है और कौन आपका नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो आप अभी क्या करिएगा, रिलेटिव मोशन वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप जाके ये देखिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, इन सब का मतलब क्या है, कैसे इनकी कैलकुलेशन होते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये सूडो फोर्स अब कैसे आगे हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो